है टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर कंपोज्ड ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, एंड हैविंग देयर रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर फर्मली यूनाइटेड। भाई देखिए क्या है, दो सॉलिड स्फीयर हैं आपके, एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, यूनाइटेड मतलब चिपकाए गए हैं। एक की रेडियस ज्यादा है, एक की रेडियस तो 6 है, दूसरे की रेडियस कितनी है, 3 है। तो जो बड़े की रेडियस उसको R1 लिख लेते हैं, वो 6 है, R2 कितना है आपका, 3 है, ठीक है। अब रिस्पेक्टिवली आर फर्मली यूनाइटेड मतलब जोड़े गए हैं। ये थोड़ा छोटा दिखा देते हैं, अदरवाइज देख लेना छोटा ही है ये। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लार्जर स्फीयर, लार्जर स्फीयर से यहां से मैं इसको यहां तक R मान लेता हूं, ठीक है। तो ये पूरी आपकी देखिए यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, पूरा 9 है, 9 माइनस R हो जाएगी। या फिर इसको दूसरी वे से आप समझना चाहो तो दूसरी वे से ऐसे समझना, इसको ऐसे मत करना, ऐसे लेंथ ही होगा ये, ठीक है। तो दूसरी वे से करना, ऐसे आपके पास एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस आपकी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने जो इसके इनिशियल पॉइंट है ना वो 0 0 ले लेने हैं, मतलब ये 0 ये 0। आपने अब देखो यहां से यहां तक पूरी 9 डिस्टेंस होगी, 9 0। ये पूरी की पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, 9 है, 6 और 3 9, ठीक है। अब पहले की रेडियस कैपिटल R से R1 कितनी है, 6 है, R2 कितना है आपका, 3 है, और ये क्या है आपका x1 y1, तो x1 कितना है आपका 0 और x2 कितना है आपका वो 9, ठीक है। अब क्या कहता है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर कंपोज्ड ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से कंपोज्ड होने का मतलब क्या है, इन दोनों की डेंसिटी सेम है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पहले का मास m1 मान लेते हैं, दूसरे का मास m2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से मास अगर मैं पहले की बात करूं तो इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डी से डिनोट कर लेते हैं या फिर इसको प्रॉपर सिंबल दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 4/3 पाई R³ R³ मतलब R रेडियस कितनी है पहले की, 36 छिक्के 216 इंटू रो, ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसे ही M2 फाइंड आउट कर लीजिए, M2 आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये भी 4/3 पाई R³, 3 3 होती है 27 और इंटू रो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है उन एक्स एक्सिस पे, उसका फॉर्मूला याद रखना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है एक्स एक्सिस पे, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, फॉर्मूला हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू m1 की वैल्यू देखिए कितनी है, पहले तो ये x1 देख लीजिए, x1 आपका 0 है, मतलब m1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई 27 इंटू रो, ये वैल्यू है, अपॉन m1 प्लस m2,
यानी कि 4/3 पाई 216 इंटू रो प्लस 4/3 पाई 27 रो। कभी इससे ये काट दो, ये जुड़े हुए हैं, कटेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको कैसे सोल्व करना है आपने। ये तो आपका 0 हो जाएगा, 4/3 पाई रो, ये तो कॉमन है, ऊपर कितना रह गया आपका 27, ठीक है 27। और नीचे देखो आप, रह गया क्या, एक मिनट, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, 216, ये ठीक है। और ये 4/3 पाई आर क्यूब, 3 होती है 27, ठीक है, रो ठीक है, हाँ अब ठीक है, ये 0 हो जाएगा। हाँ ये x2 की वैल्यू रह गई यहाँ पे 9, ये रखना था, ये 9 रह गया क्योंकि ये वैल्यू थी ना x2 के x एक्सिस पे, ये कितनी थी 9, ठीक है। अब इंटू 9 और कर दो यहाँ पे, टू 9, क्योंकि ये तो 0 हो गया, 4/3 पाई 27 और 9 और रो, ठीक है, अपॉन ये पूरे का पूरा 4/3 पाई 216 रो प्लस 4/3 पाई 27 रो, है ना। अब देखो ये 4/3 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कैंसिल, पाई पाई, ये दो पाई कैसे होगी, 4/3 पाई ना, ये पाई है, ये भी पाई कैंसिल, ये रो ये रो ये रो कैंसिल, कॉमन लेके कैंसिल होगी, ऊपर हो गया 27 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से 63 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 243 अपॉन 216 में 27 जोड़ दो, 4 6 12 1 13 2 3 और 1 4 2, ये भी 243 आ गया, कट का कितना आ गया 1, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट एक्स इज इक्वल टू, वो कितनी आई है 1 आई है, यानी कि ऑप्शन, भाई ये फॉर्मूला याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, एक्स एक्सिस पे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल ली है, फाइनल आंसर इसका 1 सेंटीमीटर आया है सम का, यानी कि जो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, ये कहता है द वैल्यू ऑफ, याद रखना कोई भी डिटर्मिनेंट सोल्व करना है आपने और कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसे 11 12 13 12 13 14 13 14 15, तो इसका आंसर 0 होता है डायरेक्ट, अदरवाइज कर लीजिए, सिंपल है, चेंज करिए, सेकंड रो में से फर्स्ट रो कैंसिल आउट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 12 में से 11 गया 1, 13 में से 12 गया 1, 14 में से 13 गया 1, फिर आप चेंज कीजिए कौन सी रो में, आप चेंज करिए इसकी, ये अपने सेकंड रो में, अब आप चेंज कर लीजिए इसकी थर्ड रो में, 13 में से 12 गया 1, 14 में से 13 गया 1, 15 में से 14 गया 1, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, अदरवाइज कॉमन डिफरेंस सेम होना एक एलिमेंट का तो उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट ही 0 होता है। देखिए टू पार्टिकल ए एंड बी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर 20 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, देखिए एक तो हाइट है और टाइम है, तो कहाँ कौन से फॉर्मूले में होते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें आपका टाइम और हाइट यूज हुए हैं, देन रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, देखिए टू पार्टिकल एंड ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी जब वो गिरा है, वहां से छोटा फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी, पहले की कितनी है, एक तो फेंका है 5 एक 20, कोई बात नहीं, पहले तो 5
इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ जी t1 का स्क्वायर पहला टाइम, दूसरा 20, और यहाँ भी हाफ जी t2 का स्क्वायर, 5 चौका 20, 1/4, इससे ये कैंसिल आउट। तो यहाँ पे t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर का इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कि t1 t2 का क्या रेशियो आया, 1:2, यानी कि ऑप्शन 3 यहां से करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल सा है। आपको डायनेमिक्स का ये फॉर्मूला आता है, हाइट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ जीटी स्क्वायर, एटी भी कह सकते हैं। तो ये सम आपके लिए बिल्कुल सिंपल जो है टाइप का सम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक और फॉर्मूला होता है, वैसे यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g होता है, बट इसमें टाइम का कहीं जिक्र नहीं है। टाइम का कहीं भी मतलब यहां से टाइम तो निकाल ही नहीं सकते, फिर तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। समझ गए ना, दो फॉर्मूले, कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ए मैन इज स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट एंड द लिफ्ट इज असेंडिंग विद एन अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी अपवर्ड एक्सेलरेशन f, then man will appear to be heavier by। भाई देखो समझना, जब लिफ्ट ऊपर जाती है ना, तो आदमी का जो वेट होता है ना, वो नीचे की ओर उसको है ना प्रेस करता है, ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। पर लिफ्ट की जो रिएक्शन होती है ना, वो आदमी के वेट से ज्यादा होता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, वो कहता है r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम एफ, मास इंटू एक्सलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से r इज इक्वल टू एम एफ प्लस एम जी होता है, r इज इक्वल टू एम एफ प्लस एम जी। बट इन्होंने क्या बोला है कि भाई मैन विल अपियर टू बी हैवियर बाई, समझना, एक आदमी है, ये आदमी है, ठीक है, ये लिफ्ट में बैठा है, इस लिफ्ट में, तो आदमी का mg तो नीचे लगेगा पर रिएक्शन ऊपर लगेगी। ठीक है ना, अब याद रखना जो रिएक्शन होगी ना, वो mg से ज्यादा होगी, जो mg से ज्यादा होगी वो क्या होगी, इसकी रिएक्शन होगी, तभी तो लिफ्ट ऊपर जाएगी। अदरवाइज अगर ये mg वेट नीचे ज्यादा होगा तो लिफ्ट नीचे ही ना आ जाए, तो आर रिएक्शन ज्यादा होगी। तो एक्चुअल वेट है वो क्या होगा, आर माइनस एम जी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट जो इमेजिनरी वेट बोल सकते हैं इसको, है ना, जो वेट ऊपर लगे है ना वो ज्यादा होगा, जो फोर्स ऊपर लग रहा है इसके नीचे वेट से ज्यादा, तभी तो लिफ्ट ऊपर जाएगी ना। तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगी एम एफ यार, तो एम एफ करिए इसको, एम एफ प्लस एम जी माइनस एम जी, तो ये कैंसिल आउट, तो ये एम एफ आ गया, यानी कि जो इसका वेट आया है वो एम एफ आया है। अब देखो जी से मल्टीप्लाई कर दो और जी से ही डिवाइड कर दो, एम जी क्या है, एम जी क्या है, एक्चुअल वेट है आदमी का, जो चेंज इन वेट था, एक्चुअल वेट का मल्टीप्लाई एफ बाई जी से है ना, तो इसका एफ बाई जी होगा ऑफ एक्चुअल वेट का। सिंपल सा था। अगर आपको न्यूटन का सेकंड लॉ आता है तो ये सम नथिंग, ये सम कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ इसके लिए आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 49 सेंटीमीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट विल बी मूविंग एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन। देखो जब आप कोई ऑब्जेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट करते हो तो एक सिचुएशन ऐसी आती है, यहां से वो ऐसे जाता है, वो ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे, ऐसे वेलोसिटी होती है, फिर वो यहां से ऐसे जाना स्टार्ट होता है, ऐसा ही होता है ना।
तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 49 √2 मीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन मेक एन एंगल 45 डिग्री की डायरेक्शन में विद द हॉरिजॉन्टल के साथ में, ऐसे फेंका हॉरिजॉन्टल इसके साथ साथ में ऐसे, ठीक है। तो इसकी जो ये वेलोसिटी हो ना, ये वेलोसिटी होती है यू कोस थीटा और ये वेलोसिटी होती है यू साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल में फेंक क्या, तो इसकी वेलोसिटी यह होगी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इसको यू डैश कह दीजिए। तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, ये रही होगी 49 √2 साइन, एंगल कितना है भाई 45 डिग्री, साइन 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2, तो इससे ये कैंसिल आउट, तो ये 49 आ गया आपका, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। आगे क्या बोलता है, इट विल बी मूविंग एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन आफ्टर, ये टाइम निकालना है अपने, टाइम और आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, और इट विल मूविंग एट राइट एंगल, आपके पास एंगल है 90 डिग्री, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की और टाइम निकालना है। तो अब दिमाग घुमाइए, डायनेमिक्स की कौन सी इक्वेशन लगेगी यहाँ पे, देखिए t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई जी था, बट ये टोटल टाइम था जब आपने कोई चीज प्रोजेक्ट करी, वो यहां से यहां तक गई, जब वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी ना तो हाफ हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, आधा हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी तो है 49, एंगल है साइन 90 अपॉन जी है 9.8, तो साइन 90 तो 1 होता है, और पॉइंट हटाओ 0 लग गई यहाँ पे। अगर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो 9.8, तो 8 5 40, 9 5 45, 45 4 49, यानी कि ये 5 पे कैंसिल होगा। तो यानी कि 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद है ना ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल होगा उसके साथ, आई समझ में, और मैक्सिमम हाइट होती है ये इसकी, फिर इसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, सिंपल टाइप का सम था। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, then the ratio of the increase in kinetic energy mth and m plus 1th second। कोई पार्टिकल है ना, मतलब कहां से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो u 0 है आपकी, अगर u 0 है तो v इज इक्वल टू ए टी आ गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वेयर और हाफ एम वी क्या है ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर हो जाएगा। अब टाइम इंटरवल दे रखे हैं, एक तो mth एक m प्लस 1th में इंक्रीज निकालना है, इंक्रीज चेक करना है रेशियो में। तो जब आप m में निकाल लेंगे ना, m में निकालेंगे तो m माइनस 1 में भी निकालना पड़ेगा आपने, और फिर इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा अपने काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। पहले तो काइनेटिक एनर्जी mth सेकंड की निकालते हैं, टाइम में रखना है आपने, m रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 m ए स्क्वेयर, इसको स्मॉल m ले लेंगे अब, m स्मॉल m, ये है m में। अब काइनेटिक एनर्जी m माइनस 1 की निकाल लेंगे, 1/2 कैपिटल M, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वेयर m स्मॉल m है ये, m माइनस 1 का होल स्क्वेयर। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, m की तो ज्यादा होगी, m माइनस 1 की कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी m माइनस, काइनेटिक एनर्जी m माइनस 1th में क्या होगी, घटा दो भाई इन्हें, यानी कि 1/2 m ए स्क्वेयर, ये तो ज्यादा पे इसके नीचे ही लिखते हैं फिर, है ना, क्या नीचे लिख लेंगे, ये हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी m माइनस मैथ सेकंड में, काइनेटिक एनर्जी m माइनस 1th में, वो क्या हो गया आपकी 1/2
एम ए स्क्वेयर, ये एम स्क्वेयर माइनस 1/2 एम ए स्क्वेयर, ये ओपन कर दीजिए, ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2ab, तो 1/2 एम ए स्क्वेयर, ये तो कॉमन है दोनों में, तो यहां से तो आपका एम ए स्क्वेयर रह जाएगा और माइनस एम स्क्वेयर माइनस 1, ये माइनस अंदर के साइन प्लस 2m, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, तो ये 1/2 एम ए स्क्वेयर 2m माइनस 1 आ गया। सिमिलरली बिल्कुल इसी प्रकार m और m प्लस 1 की निकाल लेंगे ना आप, mth और m प्लस 1, mth और m प्लस 1 1th की काइनेटिक एनर्जी, और उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 1/2 एम ए स्क्वेयर 2m प्लस 1, और जब दोनों का रेशियो निकालोगे ना, इससे ये कट जाएगा, तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा आपका 2m माइनस 1 और 2m प्लस 1, ये भी निकालना पड़ेगा। ये उनके डिफरेंस का बोलता है, देखो समझना वहां पे स्टेटमेंट में ये बोलता है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एक्स, ये स्टेटमेंट ये बोलता है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है m और mth सेकंड में, m प्लस 1th में, mth में कितनी इंक्रीज हुई थी, m माइनस 1, mth में से घटा दो, इतना इंक्रीमेंट हुआ था, और m में कितनी इंक्रीज, m प्लस 1 में से m घटा दो, और दोनों का रेशियो ले लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा इसका, है ना। क्या आया है, 2m माइनस 1 अपॉन 2m प्लस 1, ये होगा भाई। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, देखिए सिंपली सीधा आंसर ये हो जाएगा इसका, अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो साइन कोस थीटा बाय 2 आंसर होता है इसका, बट मैं सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। देखो a माइनस बी है, ये दो वेक्टर हैं, अपॉन 2 मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 1/4 तो बाहर आ जाएगा ना, और ये अंदर बच जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर b वेक्टर, है ना, ये बन जाएगा। अब देखिए ए बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो 1 होगा, अगर ये यूनिट वेक्टर है, 1/4, ये 1 1 2 हो जाए सॉरी, ये 2 हो जाएगा, और -2, इस पे फिर प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, ये कोस थीटा हो जाएगा यहाँ, ठीक है, तो ये 1/4, और यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कोस थीटा आपको पता है, ये 2 दूना 4, 1/2 कर लीजिए, 1 माइनस कोस थीटा पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है आपका, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये स्क्वायर है ना, इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, इस स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से आपका साइन थीटा बाय 2 जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 जो है इस सम का करेक्ट आंसर है, देख लीजिए आप चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी टाइप का सम था नेक्स्ट हम देखिए क्या कहता है, ये कहता है ए बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी सी 15 डेज, सी ए 20 डेज, ये एसएससी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा भाई। देखिए क्या है, ये ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है, और ये सी प्लस ए है,
ए बी कितने दिनों में करता है? 12 दिन में। बी सी 15 दिन में। और सी ए 20 दिन में। सिंपल है, 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस सारे मिलकर कितने यूनिट करेंगे? 60 अपॉन 5 और 4 9, 9 और 3 12। ये पहले तो यूनिटों का काम करते हैं, यहाँ पे 12 यूनिट करेंगे। 4 5 4 9 और 3 12 यूनिट करेंगे। तो ये देखो, ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। तो यहां से 6 वैल्यू आएगी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितने यूनिट कर रहे? 6। और बी सी कितना कर रहा है? वो 4 यूनिट कर रहा है। बी सी की यहाँ 4 यूनिट कर दें तो 6 माइनस 4, ए खाली एक दिन में कितनी यूनिट करेगा? 2। तो ए 60 यूनिट कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। सो सिंपल, ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट है। सिंपल है, कुछ भी नहीं, एसएससी का एक ट्रिक लगाया और आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है, ए मैन ट्रेवल फर्स्ट 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर से, ये स्पीड है इसकी। नेक्स्ट 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 90 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हिज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी। फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम कैसे निकालें? देखिए टोटल टाइम, फर्स्ट टाइम t1, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस 50, डिस्टेंस ओवर स्पीड पहला टाइम। दूसरा टाइम 40/20, तीसरा टाइम 90/15, काट दो भाई, 25 दूनी 50 2 घंटे 20 दूनी 40 2 घंटे, 15 15 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 75, 15 6 90। ठीक है, ये आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 50 40, 50 प्लस 40 प्लस 90, टोटल डिस्टेंस। तो यार टोटल टाइम कितना लग गया? 6 और 2 8 और 2 10, 6 2 8 और 2 10। तो ये हो जाएगा 5 4 90 90, 180/10 करके टोटल आपका जो है एवरेज स्पीड आएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल है, आपने याद रखना, एवरेज स्पीड काटना हो, एवरेज टाइम निकालना हो, एवरेज जो है डिस्टेंस, तो एवरेज क्या हुआ? एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज टाइम निकालना, तो आपने टोटल टोटल जरूर लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल टाइम का सिंपल टाइप का सम था। नेक्स्ट हम देखिए क्या कहता है, सम ऑफ मनी इज डबल इटसेल्फ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 सालों में। यानी कि 1 से 2 हो जाता है 15 सालों में। 8 कब होगा? 2 की पावर 3 करे तो 8 हो जाएगा, तो इन्हें भी 3 तक गुणा करो, 15 3 45, 45 सालों में वो अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सिंपल टाइप का सम था, ये भी बिल्कुल सिंपल है, लॉग की प्रॉपर्टी है। देखिए इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। आपका बच गया यहाँ पे log 3 और वहां पे कितना 9। और इसको लिख सकते हैं log 3, 9 को 3 तिया 9, 3 की पावर 2। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 आगे आ जाएगा, 2 log 3 3। ये क्या होता है? बेस सेम हो 1 होता है, तो इसका 2 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा भाई। लॉग की प्रॉपर्टी है, मैंने तो ऐसे काट दिया, अदरवाइज m/n को लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, ये नहीं। आप log a बेस b को लिख सकते हैं log a/log b। जब आप इसको लिखोगे log 4/log 3, log 4/log 3, फिर आप इसको लिखोगे log 5/log 4, तो देखो इससे ये कट जाएगा,
इससे फिर वो अगला कट जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ से ही काट दिया। ठीक है, ये टाइम बचाना है, लिखना नहीं है पूरा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी है log की। द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव नो कॉमन रूट। तो देखो आपने पता होना चाहिए, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 तो इसमें नो सॉल्यूशन होते हैं। नो सॉल्यूशन, इसमें यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी याद रखना। इसमें अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये होती है आपकी पैरेलल लाइन, ये होती है कोइंसिडेंट लाइन। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। देखते हैं कौन सा पड़ता है। अगर ये आपका a1 लिया ना, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। ठीक है, रखिए 3/12 इक्वल टू -4/-16 इक्वल टू 20/5। देखो तीन तीन चौके 12। पहले तो ऊपर वाले ये लिखे हैं तो 5/20 लिखो ना यहाँ पे, 5/20। 3 चौके 12, 1/4 इज इक्वल टू माइनस से माइनस, 4 चौक 16, 1/4 इज इक्वल टू 5 चौके 20, 1/4। तीनों इक्वल आए हैं, तीनों इक्वल आए हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन, तो मोर देन 2 सॉल्यूशन। भाई 2 से तो ज्यादा ही होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। 10वीं क्लास का सम था ये। देखिए सम ऑफ ₹53 is divided among A, B, C in such way that A get 7 more than what B get and B get ₹8 more than C get। इसमें उल्टा करना है। अगर हम C को X रुपये दे दे तो B है ना, जो B है वो B 8 ज्यादा लेता है जितना C लेता है, तो B X + 8 लेगा। ऐसे ही A निकालिए, A कितनी लेगा? A 7 ज्यादा लेगा। A 7 ज्यादा लेगा। और तीनों की टोटल मनी कितनी है? 53 रुपये है टोटल। तो कर लो भाई, 1x 2x 3x, 8 और 7 15, है ना। ये हो जाएगा 15, परली साइड जाके घट जाएगा इसमें से। अब 53 में से 15 को घटा दो भाई, 13 में से 8 रह गया ये, है ना। और यहाँ 4 में से 1 गया 3, तो ये 38 रह गया आपका। A sum of 53 is divided among A, B, C। ठीक है, in such way A get 7 more than what B। B से 7 ज्यादा है भाई, इससे ये 7 ज्यादा है, यानी कि ये 15 है। ये है ना B, C से 8 ज्यादा है, और जो A है वो B से 7 ज्यादा है, तो ये 15 हो जाएगा ना। तो इसको अब जोड़ना भाई, 23 हो जाएगा। तो यहाँ 23 घटा दो, यहाँ 23 घटाओ आप। 23 घटाओगे तो सीधा ही घट जाएगा 0, और ये 3 आ जाएगा ना, 30 40 50 53। और x का मान बटे 3 करोगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब रेशियो फाइंड आउट करनी थी। यू 10 10 20 25, 10 और 10 20 और 5 25 रेशियो, 10 और 8 18 रेशियो 10। ये देखो कहाँ है, 25 18 10, 25 18 10, ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड था कि भाई बी को है ना सी से 8 ज्यादा मिलते हैं, और ए को बी से 7 ज्यादा मिलते हैं। तो 8 और 7, तो इसको x + 15 और टोटल मनी के इक्वल रख देना, यहाँ से इनके पार्ट आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सम में क्या कहता है, द रूट ऑफ द इक्वेशन R12। सिंपली 10वीं क्लास का फॉर्मूला लगाना है, x² - sx + t। ये होता है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट। वो क्या होता है आपका s, और p क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट।
प्रोडक्ट क्या है वो p है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 2 और 1 3 एक्स प्लस प्रोडक्ट 2 एकम 2 बराबर 0। बट इक्वेशन क्या गिवन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यहां से पी और क्यू की मान निकल गई। पी का मान है -3 और क्यू का मान है 2 कंपेयर करने पे। अब इसके रूट बताने हैं इक्वेशन के। सिंपल पी का मान रखो, पहले तो यहाँ पे क्यू का रखो 2x² माइनस माइनस प्लस के 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये इसके रूट बताने, याद रखना इसके जो भी रूट हो गए ना वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, 0 बनाएंगे। तो पहली तो बात इसमें जो पॉजिटिव रख दिया तो ये 0 नहीं बनेंगे, तो पॉजिटिव रूट तो काट दो, जिसमें भी पॉजिटिव है काट दो। तो सो सिंपल यही आंसर होगा, क्योंकि अगर इसमें आप पॉजिटिव एक्स की वैल्यू रख देंगे तो 0 नहीं बनाएगी। दोनों वैल्यू ऐसी होंगी जो नेगेटिव होंगी वो 0 बनाएंगी। तो दोनों वैल्यू ऑप्शन 2 में थी, आप करके भी देख लो। अब आप -1 रखो तो ये 2 -3 प्लस 1 देखो 0 बना। -2 रखो 2 1/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा -3/2 और प्लस का 1। ठीक है, अब देखते हैं ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 जमा 1 3/2 कट के फिर 0 आया है ना। तो कुछ लॉजिक भी लगाना होता है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट अपने क्वेश्चनों को सोल्व करना है, कुछ लॉजिक के साथ भी सोल्व करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, याद रखना ICOC ये होता है इन सेंटर, और ये होता है सर्कम, और ये होता है ऑर्थो सेंटर, और ये होता है इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड। ठीक है, अब देखो ये होता है एंगल बाइसेक्टर, ये होता है परपेंडिकुलर डालते हैं साइडों में वो जहां मीट करती है, ये होता है एल्टीट्यूड और ये होता है मीडियन। अब बात आती है यहाँ पे इन सेंटर। इन सेंटर क्या है, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल बाइसेक्टर ऑप्शन 2। जस्ट आपको अगर पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो सम तो ये बिल्कुल इजी था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी। चलिए नेक्स्ट, इफ ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, एंड परपेंडिकुलर एडी इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू पॉइंट डी ऑन द बेस, देन याद रखना कोई भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज है और यहां से एक परपेंडिकुलर डाला गया ए पॉइंट से, तो याद रखना इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा। बट कंडीशन क्या है, वो क्या होना चाहिए, वो समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए, और जो साइडें इक्वल है ना वहां से ही परपेंडिकुलर डालना है। अब ये बातें प्रूफ करनी है तो कुछ भी नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है, इन ट्रायंगल इसमें, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब देखो ए डी स्क्वायर माइनस ले सकते हैं तो ले लीजिए, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी को बी डी इंटू बी डी लिख लीजिए, पर बी डी किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल है, तो इसको है ना डीसी में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन एक करेक्ट है यहाँ से, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बी डी इंटू डी सी। सिंपली जो ट्रायंगल की अगर प्रॉपर्टी पता है तो ये सम हो जाएगा। क्या था भाई, आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल है और वहां से एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो थर्ड साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ ए रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, देन इट्स पेरीमीटर इज, सिंपल है, देखिए भाई अगर आपके पास एक सर्कल है रेगुलर हेक्सागन, इसके अंदर जो है बनाया गया है, ठीक है, 3 ऊपर ले लेते हैं,
एक ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे। तो से, से, से ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन बनाया, ये इसका सेंटर है। अब देखो ये रेडियस होगी ना, ये इसकी आर होगी, तो ये भी आर होगी, आर रेडियस होगी, है ना, दोनों रेडियस इक्वल होंगे और ये इक्वल होगी। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखना इसको आगे कैसे करेंगे। अगर रेगुलर हेक्सागन तो मैं एक एंगल देखता हूं कितने का होगा। फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 इंटरनल एंगल, और एक एंगल निकालना है तो आप n को 6 ले लीजिए, ये साइडें होती हैं n, तो 6 - 2 गुणा 180/6, तो ये 4 गुणा 180/6, 6 × 3 = 18 और 4 × 3 = 12, 120, यानी कि प्रत्येक एंगल 120 का है। ये 120 का है, ये 120 का, समझना, ये 120 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ये पूरा 120 का, ये 60 का हो जाएगा। अगर देखो समझना, ये 60 का है, ये 60 का है, तो 60 और 60 120, तीसरे को तो 60 होना पड़ेगा, ये भी 60 हो जाएगा। अगर ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो ये भी आर होनी पड़ेगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये आर है और इसका पेरीमीटर निकालना है तो सारी साइडों को जोड़ दो, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर और 6 आर, तो फाइनल आंसर 6 आर होगा इसका। तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कैसे प्रूफ किया है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा है। अगर आप जो ये तो था आपका जो है कौन सा एंगल, इंटरनल, अगर एक्सटर्नल निकालोगे तो 360/n होता है, ये एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और सम निकालना हो तो ये सिर्फ सम होता है, सम ऊपरला, और ये होता है, ठीक है। ये इंटरनल का होता है, ये एक्सटर्नल का होता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is measure of central tendency? क्या होता है, मीन मोड मीडियन होता है, इनके अलावा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये नहीं होता, मतलब आंसर ये है इसका, ठीक है, मीन मोड मीडियन होता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ xn इन द एक्सप्रेशन ऑफ, ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें xn का कोफिशिएंट निकालना है। इसके लिए आपने है ना, पहले मैं कुछ सीरीज बता देता हूँ, वो सीरीज याद रखना। अगर यहाँ पे 1 + x⁻⁻1 करे, या फिर 1 - x⁻⁻1 करे, या फिर 1 + x⁻, या फिर 1 - x⁻⁻2 करें, ये 4 सीरीज याद रख लेना, बहुत काम की है, बहुत जगह यूज होती है। इसमें अल्टरनेट साइन चलते हैं, पहला प्लस का 1 - x + x² - x³ ऐसे ही चलते जाते हैं, ठीक है। जब दोनों माइनस हो तो सीरीज प्लस में चलती है, सारी सीरीज प्लस में चलती है। डायरेक्ट याद करना, कभी पाइथागोरस से सॉरी उससे बाइनोमियल थ्योरम से करो इसको। इसमें क्या होता है, अंक चलते हैं, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे x निशान अल्टरनेट, -x² - x³ x प्लस, ये 1 से तो स्टार्ट होगी ना, ये सीरीज गलत होगी ना, ये होगी 1 से स्टार्ट, तो हो जाएगा 1 + 2x, अल्टरनेट साइन चलेंगे, 1 - 2x + 3x² - 4x³ प्लस, ऐसे चलते जाएंगे, इसमें सारे प्लस ही रहेंगे। 2x + 3x² + 4x³ प्लस अप टू सो ऑन, याद रखना भाई, ये सीरीज याद रखना। इन समों में है ना, मैं देखो ये सीरीज यूज करूंगा, ठीक है, यानी ये सम इजी है बिल्कुल। अब देखिए ये आई थिंक सो आपको याद है, मान के चलते हैं भाई। चलिए सम को सोल्व कर देते हैं अब जल्दी से। पहले तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन है, इसको तोड़ लेते हैं। 1 - x है ये, और 3 - x है, इज इक्वल टू a/,
1 माइनस एक्स प्लस, जैसे इंटीग्रेशन में करते हैं ना, ऐसे ब्रेक कर लेते हैं इनको। तो -1 यहां पुट करिए, 2 मिलेगा तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स, और प्लस b की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो इधर रखिए तो माइनस आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका -1/2 और 1/3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको फर्दर कैसे सोल्व करना है। इसको फर्दर कैसे सोल्व करना है, ये आपके पास आ गया है 1/2 अंडर रूट नहीं ब्रैकेट एक्स और -1/2, यहां से है ना 3 भी कॉमन ले लीजिए। जब आप 3 कॉमन ले होंगे ना, अंदर 1 माइनस x/3 बन जाएगा। फॉर्म वो भी तो बनानी है आपने। अब इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, 1/2 कॉमन ले लीजिए, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -1 -1/3, क्योंकि 1/2 तो बाहर है, ये बन जाएगा 1 माइनस x/3 की पावर -1, ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं भाई आपने। देखो यहाँ पे फॉर्मूले कैसे अप्लाई करेंगे, ये 1/2, इसमें x की पावर n का आपने दिखाना है कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये कैसे चलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस x की पावर n, यहां से तो 1 कोफिशिएंट है इसका, और -1/3 इसका भी चलाओ, इसको हो जाएगा 1 प्लस 1/x³ प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस x/3 रेज टू पावर n, ये है। अब देखिए 1/2 एज इट इज, यहां से x की पावर n का कोफिशिएंट 1 है, लिख लेते हैं -1/3, यहां से x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, 1/3 रेज टू पावर n है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/3 की पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1/3 रेज टू पावर n प्लस 1, ये फाइनल आंसर होगा भाई इसका। 3 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1/2 टाइम्स 3 रेज टू पावर n प्लस 1, देखिए यानी कि ऑप्शन 1 जो है यहां से करेक्ट है। 3 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 2 इंटू 3 रेज टू पावर n प्लस 1, ये इसका जो है फाइनल आंसर होगा। ठीक है, जो ये आपकी सीरीज है, ये जो आपको गिवन है, तो कोफिशिएंट ऑफ xn का कोफिशिएंट बता दिया हमने, जो ये एक्सपेंशन गिवन था इसमें। इस एक्सपेंशन को जब n टर्म तक आपने जो है खोल दिया, उसमें x की पावर n का कोफिशिएंट बताना था, जो कि ऑप्शन 1 होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वो सीरीज आती है जो 4 सीरीज बताई है, तो उससे रिलेटेड सम आप कर सकते हो और वो सम भी कर सकते हो। चलिए, तब मीन ऑफ सिंपल है भाई, मीन ऑफ ये आपको डाटा गिवन है उसका m है, तो मीन निकाल लिए 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4, 1 3 4 5 7 4, 2 2 4 2 6 बराबर m है, तो निकाल लीजिए मीन। तो ये हो जाएगा 7 3 10 18, ये यार जोड़ लीजिए, 7 और 4 11 और 5 16 और 4 20 और 4 24, 24/6, 6 चौक 24, m का मान आ गया 4। ठीक है ना, 7 और 4 11 और 5 16 और 6 16 और 4 20 और 23 और 24, ठीक है ना, m का मान। अब आगे क्या बोलता है, द नंबर, ये नंबर है, द नंबर दिस एंड पीवीएस में हैव मीन, ये नंबर दे दिया भाई, क्या 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस p, इन सभी का मीन वो आपका m-1 है, m का मान 4 है, 4 माइनस 1 3 है, तो यहां से p का मान निकालेंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7 है ये। ठीक है, तो ये तो 7 3 21 हो जाएगा इधर। अब इनको जोड़ लीजिए,
3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14 और 3 17, तो ये हो जाएगा 17 प्लस पी। तो पी का मान यहां से 21 में से 17 गया, 17 4, पी का मान 4 आ गया, ठीक है ना, 17 और 4 21। आप एंड मीडियन क्या हुआ है भाई, मीडियन क्या हुआ, पी का मान कितना आया 4 आया, तो इस जो ये डाटा था इसका मीडियन फाइंड आउट करो। मीडियन कैसे होगा, पहले 2 2 3 3 3 4 और पी का मान कितना आया आपका 4, तो इसका मीडियन 2 आगे से खत्म 2 पीछे से, एक ये, तो मीडियन इसका 3 है। और जो कि क्याउ है, क्याउ का मान 3 आ गया आपका, तो आपने पी प्लस क्याउ निकालना था, पी प्लस क्याउ करोगे तो पी प्लस क्याउ करोगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इस सम का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे सम इजी था, थोड़ा घुमा रखा था ऐसे उठ पटंग टाइम खाने के चक्कर में। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बिल्कुल सिंपल और फेमस सम है। अब a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू ac है, देन y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल है, a की पावर x को k मान लीजिए, देन a इज इक्वल टू k की 1 बाई x, ऐसे ही b इज इक्वल टू k की 1 बाई y, c इज इक्वल टू k की 1 बाई z हो जाएगा। ये पुटअप कर दीजिए, यहाँ पे b स्क्वायर क्या है, ये b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, b की वैल्यू क्या है k 2 बाई y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है k की पावर 1 बाई x, k की पावर c की वैल्यू क्या है भाई 1 बाई z, ठीक है, एक्स जेड में ही है बिल्कुल। अब देखिए ये बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, 2 की पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू के की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। अब देखिए बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी, 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 2 बाई वाई इज इक्वल टू ये एक्स जेड एक्स प्लस जेड, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, ये हो जाएगा 2 एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू वाई। ये देखिए आंसर कहाँ है, 2 एक्स जेड जेड प्लस एक्स, ऑप्शन 4 करेक्ट है भाई। फेमस सम है, कई जगह एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये सब। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, भाई मोड किससे ऑब्टेन किया जाता है, याद रखना मोड हिस्टोग्राम से ऑब्टेन किया जा सकता है, हिस्टोग्राम से। मोड है ना, मोड बहुलक हिस्टोग्राम से फाइंड आउट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 और 300। देखिए यहां मोर देन 250, 250 से ज्यादा, याद रखिएगा ये 250 है, 250 से ज्यादा, ये आगे तक गया है, ये पूरा आगे तक कितने हैं 38 है ये, फिर आगे चला है 300, 250 और ये 300 है, 300 से ज्यादा कितने हैं ये आगे, यहाँ ये तक है, ये लास्ट था। 300 से ज्यादा कितने हैं, ये 15 हैं। अगर देखो इस पूरे में से ये इतने 15 घटा दे तो दोनों के बीच का आ जाएगा 250 और 300 के बीच का। तो इन्हें यही कहा था फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 और 300, मतलब पूरे में से इतना काट दो, ये इतना काट दो, इस पूरे में से ये इतना गया तो इतना रह गया ना, यू इतना कितना है, ये है, ये तो 3 है, ये 2 है, 23 है, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट था। सिंपल सा सम था, 250 मोर देन 250, 250 से लेके लास्ट तक, और मोर देन 300, 300 से लेके लास्ट तक। अब 300 से लेके लास्ट तक और उस पूरे में से घटा दिया इतना पार्ट, तो इतना रह गया ना, वो यही है वही। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड फॉर ए सेट ऑफ द डिस्टिंक्ट। याद रखना जब डिस्टिंक्ट हो तो उत्तर ये लगाना है, ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम। अगर सिमिलर हो, यहाँ पे अगर सिमिलर हो तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, सिमिलर हो तो ग्रेटर देन, इक्वल टू, डिस्टिंक्ट हो तो सिर्फ ग्रेटर देन। चलिए नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। कोस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर CLI, ये होता है कोस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, याद रखना ये प्राइस ऑफ बेस ईयर होता है, ये
क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर होता है, ये प्राइस ऑफ बेस ईयर, ये क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, ये प्राइस ऑफ करंट ईयर, ये क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। ऊपर करंट होता है, नीचे बेस ईयर होता है, ऊपर प्राइस होते हैं और क्वांटिटी, नीचे भी प्राइस क्वांटिटी, ऊपर करंट ईयर की होती है, नीचे बेस ईयर की होती है। इफ टू सैंपल्स of size 30 and 20 have mean as 55 and 60 and variance as 16 and 25 respectively, then what would be the standard deviation of the combined sample of size 50? भाई स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपने, तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो आपने याद रखना पड़ेगा। क्या होता है वो फॉर्मूला? what would be the standard deviation of combined sample? तो ऑफ कंबाइंड ये जरूर लिखना, कंबाइंड सैंपल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ये फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा 1 का स्क्वायर n1 प्लस, अभी बताऊंगा क्या क्या होता है, सिग्मा 2 का स्क्वायर n2 प्लस d1 का स्क्वायर n1 प्लस d2 का स्क्वायर n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये याद रखना, ये होता है भाई कंबाइंड मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, सिर्फ ये है ना, रूट आ गया ना। स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस भी निकाल सकते थे आप, जब रूट हट जाता कंबाइंड वेरिएंस भी निकाल जाता। अब देखो समझना, यहाँ पे टू सैंपल ऑफ द साइज n1 का मान दे दिया आपको 30 है, n2 का मान दे दिया आपको वो 20 है। ठीक है, मीन दे दिया, यानी कि x1 बार दे दिया आपको 55, x2 बार दे दिया आपको वो 60, उसके बाद वेरिएंस दे दिया, यानी कि सिग्मा 1 का स्क्वायर दे दिया आपको 16 और सिग्मा 2 का स्क्वायर दे दिया आपको 25। व्हाट वुड बी द, ये अपना फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में यहां तक तो ठीक था, सिग्मा 1 का स्क्वायर n1, सिग्मा 1 का स्क्वायर n1 है अपने पास, सिग्मा 2 का स्क्वायर n2 भी है, ये पोर्शन तो है अपने पास। अब बात आती है ये d1 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट होगा। पहले तो आप कंबाइंड मीन निकालिए। कंबाइंड मीन कैसे, x एक्स डैश का बार कर लीजिए या एक्स बार का डैश कर लीजिए, वो कंबाइंड मीन। ये क्या होता है, जो इसका मीन है ना, मीन 55 है, गुणा नंबर कितने हैं 30, प्लस दूसरे में मीन कितना है 60, गुणा नंबर कितने हैं 20, और नीचे दोनों का सम 30 प्लस 20 50। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे करना है इसको, फिर फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये 5 तिया 15 और एक 1650 प्लस 6 दूनी 1200 अपॉन 50। तो देखो ये तो हो गया 0, ये 5 हो गया, 6 2 8 हो गया, 2 2850 हो गया बटे 50। ठीक है ना, तो ये 0 5 तिया 15, 5 तिया 15 एक 16। ठीक है, और ये 6 दूनी 12 1200 हो गया। अगर हमने 1650 में 1200 ऐड किए तो 0 5 6 2 8 2 2850 हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, पंजू पंजी 25, 5 3 5 35 57 आ गया, यानी कि कंबाइंड मीन आपका जो है 57 आ गया। अब यू 57 है ना आपने, इधर है ये रहा, यू 57 है ना आपने, देखो यानी कि x डैश बार आपके पास 57 आया। जब आप d1 निकाल लोगे ना, d1 निकाल लोगे तो आपने ना इसमें तक घटाना है जो आपको मीन गिवन है 55, 55 में 57 गया तो, और जब आप d2 निकाल लोगे ना और 60 में 57 गया 3, ये करना है, d1 आ गया d2 आ गया, या 57 में से घटा लीजिए, यहाँ पे तो स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो अब सोल्व करते हैं भाई, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अब सब कुछ है डाटा अपने पास। अब रख लेते हैं इसमें, सबसे पहले सिग्मा 1 का स्क्वायर है 16 गुणा n1 कितना है 30 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर कितना है 25
वो कितना है आपका 20 N2 प्लस D1 का स्क्वायर कितना है 2 दूनी 4, N1 कितना है आपका 30, D2 का स्क्वायर कितना है 9 और वो कितना है आपका 20 N2 अपॉन N1 प्लस N2 वो 50 है। बस अभी इसको सोल्व करके उत्तर निकाल लेंगे भाई, ठीक है। चलो ऊपर चलो थोड़ा, तो ये देखिए 16×3 = 48 प्लस 25×2 = 50 500 प्लस 4×3 = 12 120 प्लस 9×2 = 18 अपॉन 50। इन्हें जोड़ दो भाई सारे में, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 ही होगा पहला अक्षर, तो दूसरा 8 और 2 10 और 18 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 5 8 और 4 12 अपॉन 50। भाई कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। और भाई ये आपका आ गया 128 बटे 128/5, तो ये 5×2 = 10 और 2 12 5 5 25, 25 पॉइंट समथिंग 2 3 लिख लीजिए वर्गमूल, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए इसका। अब बेटे 5.23 भी है, 5.06 भी है, तो ये तो वर्गमूल करके देख लेना आप, पॉइंटों में आएगा, देन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। वर्गमूल करके देख लेना पॉइंटों में, ठीक है, या करके दिखाएं आपको। तो इसका वर्गमूल करना है, ठीक है, 25.23 लगा लीजिए आप, ठीक है, नीचे तो 100 कर लीजिए, 100 पॉइंटों तक ले लीजिए, नीचे 100 कर लीजिए, 100 का तो नीचे 1/10 हो जाएगा, ये ऊपर वाले का वर्गमूल करना है, ठीक है। तो ये सेल्फ करिएगा, अंडर रूट कैसे करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं, यहाँ पे ही मतलब काफी सारा टाइम निकल जाएगा, रूट भी ऐसे चलते हैं, तो कैलकुलेशन वैसे भी मेरे से मिस्टेक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टिक्का आपको बता ही दिया, इतना लेंथी सम करने के बाद भी लास्ट में पॉइंटों में ऐसे दे दिया है कि भाई बच्चा है ना बस टोटली कंफ्यूज, अदरवाइज ऐसा दे सकते थे जो फाइनली कट जाए, नहीं कर लेना भाई वो कैलकुलेशन। इफ p प्लस √3 क्यू प्लस √5 r प्लस √15 s इज इक्वल टू दिस है, तो ये आपने बताना है कि p क्या है। p मतलब कांस्टेंट है, ये तो थोड़ा रिलीफ की बात है, कांस्टेंट फाइंड आउट करना। 1/1 प्लस √3 प्लस √5, इसका रैशनलाइजेशन कर दो इसको अलग से करके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 प्लस √5, और नीचे भी 1 माइनस √3 प्लस √5, ठीक है। तो नीचे तो दो वर्गों का अंतर हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा आपका 1 माइनस √3 प्लस √5, नीचे क्या रह जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस √3 प्लस √5 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करिए आप, ये हो जाएगा 1 माइनस √3 प्लस √5 ब्रैकेट अपॉन 1 माइनस, यहाँ फॉर्मूला लगाइए, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2 वर्गमूल 15, है ना, ए बी। अब नीचे ही चलते हैं, ऊपर तो यही रह जाएगा 1 माइनस √3 प्लस √5 अपॉन, नीचे क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 3 8 माइनस माइनस प्लस 2√15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 माइनस √5, ऊपर ब्रैकेट ओपन कर ली, और नीचे ये -7 प्लस का 2√15, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, अब माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस नीचे से कॉमन लेंगे ना तो ये हो जाएगा, ऊपर ऊपर अंदर दे देना, तो 5 प्लस का √3 -1 हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो ये हो जाएगा
7 माइनस 2 रूट 15। ठीक है, रैशनलाइजेशन करने में, अदरवाइज इसको आगे लिख लेते, इसको पीछे लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ना था। मैंने क्या किया, इधर से भी माइनस ले लिया, इधर से माइनस से माइनस कट गया, यू प्लस का था माइनस, यू प्लस को हो गया, ये दोनों माइनस के प्लस को गई, माइनस को हो गया। थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है, अदरवाइज डर लगता है भाई कभी कैलकुलेशन ना गड़बड़ा जाए। तो ये 7 प्लस 2 रूट 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -1 भी था ना साथ में, बिल्कुल। तो अब इसको करिए ऊपर, पहले 7 से करिए, तो 7 रूट 5 प्लस 7 रूट 3 माइनस 7, है ना। और फिर प्लस का 2 से करिए, 2 रूट 15 15 पंजे 75, 5 पंजे 25, 5 6 7, है ना। और प्लस ये मैं रिमूव करता हूं यहां से, ये 7 से कर लिया, ये भी 7 से कर लिया, ये भी 7 से, ये 2 से किया, ये 2 से किया, तो 2 रूट 5 या 15 हो जाएगा। और ये 2 से करेंगे तो -2 रूट 15 हो जाएगा, है ना। इसको 2 रूट से किया, ये 75 बन गया, 15 या 45 हो गया, ये दोनों कट जाते हैं अदरवाइज, अपॉन ये 49 माइनस 2 दूनी 4, 15 चौक 60, है ना। 60 में से 49 गया, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 11, नीचे तो आपका 11 आ जाएगा, -11। और देखना आपने ना, जो इसका आंसर निकालना था ना, आपने जो आंसर निकालना था ना, आपने पी की वैल्यू निकालनी थी, पी की वैल्यू रूट में नहीं है, मतलब जो कांस्टेंट है ना वो ही निकालना है। तो हम रूट को क्यों सोल्व करें, हम तो सीधा कांस्टेंट निकाल लेंगे वहां से। चलो कांस्टेंट निकालते हैं। अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, ये भी कांस्टेंट है, -7 अपॉन -11, माइनस से -7/11 फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। भाई रूट को क्यों सोल्व करें जब पी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, 7/11, है ना। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, ये बस सम तो आसान है, थोड़ा कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम देखिए, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑफ रैंक। देखो जो भी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, उसकी जो आइगन वैल्यूज होती है ना, वो कॉन्जुगेट पेयर में होती है। और रैंक है ना, आइगन वैल्यू पे डिपेंड करता है। जब वैल्यू कॉन्जुगेट पेयर में होती है, अगर उसकी आइटा वैल्यू है तो माइनस आइटा भी होगी, यानी कि इवन फॉर्म में होगी, यानी कि ओड आंसर नहीं आ सकते, उसका रैंक ओड नहीं हो सकता, क्योंकि आइगन वैल्यूज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कॉन्जुगेट पेयर में होती हैं। तो ओड तो होने का मतलब ही नहीं है, रैंक या तो 2 होगा या 4 होगा, या पता नहीं इन्होंने 2 ओड क्यों दे रखे, सारे इवन दे के एक ओड दे देता ना, है ना। तो मिनिमम रैंक 2 हो सकती है उसकी, तो 6 भी हो सकती है, इसलिए एक नहीं हो सकती, यहाँ पे एक नहीं हो सकती। इन्हें कैन नॉट पूछ रखा है, मैट्रिक कैन नॉट बी, रैंक एक नहीं हो सकती, ओड नहीं हो सकती, कहने का मतलब ये है 3 भी नहीं हो सकती। चलो नेक्स्ट, टू मैट्रिक्स ए बी आर सेट टू बी एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट मैट्रिक्स होती है ए पी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0, ये एंटी कम्यूट होती है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, एंटी कम्यूट का ये प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अगर उसका इनवर्स निकाल ले, या तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकलेगा या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकलेगा, वो ट्रायंगुलर ही होगा। बट एनी मैट्रिक्स देन एड ए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ 1, ये तो सीधे से गलत है। ए बी, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए बी, ऐसे तो नहीं लिख सकते एडजॉइंट ऑफ ए बी को, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 3,
देन द डिटर्मिनेंट ऑफ न्यूली मैट्रिक्स इज, भाई मैट्रिक्स नहीं है ये, डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है। देखो क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ 3 by 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया प्रत्येक एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अब देखो कोई ये मैट्रिक्स थी आपके पास, ये ठीक है, ये मैट्रिक्स थी 3 by 3 ऑर्डर की ले लेते हैं, रिमूव करके इसको 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं, ये ले ली 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। जब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया होगा ना, वो कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी। फॉर एग्जांपल आंसर में भी डिटर्मिनेंट है, यहाँ डी ई टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लेते हैं, मतलब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यू आया है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऐसे ही तो निकलता है। फिर आपने प्रत्येक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, और डिटर्मिनेंट में तो है ना, जैसे मैट्रिक्स में से एक बार 3 बार लिया ना तो सारे में तो 3 बार आ जाता है, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में से एक बार 3 यहां से बाहर लेना पड़ेगा, फिर जो एक्चुअली में था वो बच जाएगा। एक 3 यहां से और एक 3 यहां से, 3 तिया 9 तिया 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि फिर इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल जो है सिंपल टाइप का सम था ये। चलिए नेक्स्ट सम क्या कहता है, इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, भाई कंसिस्टेंट होता है जब जो आपके पास 3 इक्वेशन है वो अगर कंसिस्टेंट होता है तो क्या होता है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो जो ये मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये है, ये इक्वेशन है 1 2 3, और यहाँ पे z है खाली 0 0 xy k प्लस 3, और यहाँ से 0 2k प्लस 1 और 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट 1 के रिस्पेक्ट में ही कर दो, 1 इंटू इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2k प्लस 1 इंटू माइनस टाइम्स k प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए अभी यहां से ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है। अब इसमें z है 0 0 k प्लस 3 हो गया, ठीक है। इसमें y है और z है, x नहीं है, x नहीं है, y है 2k प्लस 1 और z है 1। तो 1 के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें तो ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं फाइनली, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2k² प्लस 3 दूना 6k, 2k² प्लस 6k प्लस k प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से 2k² प्लस 7k प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ये माइनस इधर जाके 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, कैसे फैक्टर बनाओ 7 आवे कि k², 3 दूनी 6, 6 कम 6 प्लस का 6k प्लस का k प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2k कॉमन ले लो तो ये k प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का k कॉमन 1 कॉमन ले लो तो ये k प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से तो आ गया 2k प्लस 1, एक k प्लस 3, तो वो ही आना था जो लास्ट स्टार्टिंग में लेके चले थे, इज नॉट इक्वल टू 0। भाई देखो k प्लस 3 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर ये 0 हो गया ना आपका, अगर ये 0 हो गया तो ये मैट्रिक्स ही खत्म हो जाएगी, ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगी, इसका कोई वजूद नहीं होगा। तो 2k प्लस 1 ये थोड़ा जर्नल सम था, तो ये 0 होगा,
तो 2k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू -1/2, ये आंसर है। अब देखो इसमें क्या है, ये दोनों है यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0 है। भाई ये तो कंफर्म है, ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 होगी तो ये मैट्रिक्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 ही हो जाएगा सीधा। तो ये 0 होगा पक्का। अगर ये 0 होगा तो k की वैल्यू यहां से -1/2, जर्नली सम था भाई, सोचने लायक सम था। चलिए, द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज, इसमें आपने कुछ नहीं करना, इसमें पहले वन टेक का देखो। वन मतलब u आना चाहिए, अगर वन रखोगे ना ऑप्शन में तो u आना चाहिए √3 प्लस √7, ये नीचे आना चाहिए। यहाँ पे वन रखोगे ये तो बनेगा नहीं, यहाँ पे वन रखो तो u 1/437 प्लस √3 आ गया। ये ऑप्शन ये हो सकता है, होल्ड करते हैं। यहाँ पे वन रखो 437 प्लस √3, ये भी हो सकता है। यहाँ पे वन रखो 437 √3, ये ऊपर है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मतलब इन दोनों में से कोई आंसर है। अब n को 2 रख के देखना, 2 मतलब ये दो टर्मों का जोड़ चाहिए, यानी कि 1/√3 प्लस √7 में जोड़ो 1/√7 प्लस √11, ये जोड़ना है। जोड़ना भी कैसे है, प्लस में आगे पीछे है तो बड़े को आगे लिख लो, छोटे को पीछे लिख लो। 1/√7 प्लस √3, रेशनलाइजेशन कर दो, √7 माइनस √3 ओवर √7 माइनस √3 प्लस, इसने भी आगे पीछे लिख लो, √11 प्लस √7 इंटू √11 माइनस √7 ओवर √11 माइनस √7। तो नीचे तो दो वर्गों का अंतर हो गया, ऊपर हो गया √7 माइनस √7 माइनस √3 अपॉन, इससे ये 7 में से 3 गया, नीचे 4 आ जाएगा, और प्लस √11 माइनस √7 ओवर नीचे ये भी 4 आ जाएगा, क्योंकि दो वर्गों का अंतर है। वर्गमूल 11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, 11 में से 7 गया 4। तो अभी ये दोनों एक से है तो जुड़ जाएंगे, √7 माइनस √3 प्लस √11 माइनस √7 बटा 4, ये इससे कैंसिल। तो यहां से आपका फाइनल √11 माइनस √3 बटा 4 बन गया, दो रखने पर। तो दो रख कर देखो, अगर यहाँ पे दो रखें तो 2/4 दूनी 8, तो 10 रे 11, वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 3। अब देखो यहाँ भी कंफ्यूजन है, अगर इसका मैं रैशनलाइजेशन कर दूं तो देखना क्या होगा, ऊपर तो 2√11 माइनस √3 बच जाएगा, और नीचे 11 माइनस 3, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8, ये है 8 और 2 चौके 8, क्या ये यही है? बिल्कुल √11। देखो यहां भी कंफ्यूजन थी, जल्दी जल्दी में फिर आंसर मैच नहीं करते, रैशनलाइजेशन करके देखना था लास्ट मोमेंट में भी। लास्ट सम देखिए, द नंबर ऑफ वे इन विच 5 मेल एंड 2 फीमेल मेंबर ऑफ ए कमेटी कैन बी सीटेड अराउंड ए टेबल सो दैट 2 फीमेल कैन नॉट बी सिट टुगेदर। बिल्कुल सिंपल सा सम है। देखिए क्या है, 5 आदमी है ना, एक आदमी को फिक्स कर दो, एक मैन फिक्स हो गया, 1 2 3 4, M1 M2 M3 M4 M5। जो फीमेल है ना वो एक साथ ना बैठे, मतलब यहां पे बैठ सकती है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सीट पे वो 2 फीमेल बैठ सकती हैं। बट वो 2 फीमेल ऐसे भी कर सकती है, वो ये M4 यहां बैठ जाए, M5 यहां बैठ जाए, वो भी आपस में रिप्लेस कर सकती है इनटू। और ये जो वन, ये कहां पे है, एक तो ये हो गया, ये सारे एक से दिख रहे हैं। वो जो 4 आदमी हैं वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि एक तो फिक्स हो गया था। इसको सोल्व कर लीजिए, नहीं नहीं वही, इससे नहीं काटेंगे इसको। 5 गुणा 4 बटे 2 गुणा 2 गुणा
4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इससे ये कैंसिल आउट। 4 3 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, 10 को 24 से करोगे तो 240 भी आ जाएंगे। कहां से गलती कर गए भाई? 4 दूनी 12, अरे यार 4 3 12, 12 दूनी 24, ये तो 240, 5 चौके 20 आया भाई, 24 दूनी 48, 480 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, आई थिंक सो ये सब मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पाया। जैसा भी है, क्योंकि आपको कुछ सम आएंगे कुछ सम नहीं आएंगे, क्योंकि समों में है ना, कुछ समों में थ्योरम भी यूज होती है। अब वो डायरेक्ट है, आप सोचोगे समझ में नहीं आया, वो नहीं आएगी, ये करेक्ट है, क्योंकि वो थ्योरम पहले पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद वो रिजल्ट आएंगे, देन आप अप्लाई कर सकते हो। तो जितना भी समझा पाया वो समझ लीजिए। आफ्टर देन फिर आपको मतलब पूरा ही कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तब आपको बिल्कुल बारीकी से आएगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा इतना कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।